नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जीएसटी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। लेसन जो हमारा चल रहा है रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजन है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसके रूल्स बताए थे कि किस व्यापारी को या कोई भी व्यापारी रजिस्ट्रेशन के लिए कब उत्तरदायी हो जाता है, तो उससे संबंधित वीडियो आपने देख लिया होगा। और अब हम आज की क्लास में हम 19 रूल्स को आज न्यूमेरिकल के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। तो लिमिट्स आपको ध्यान में रखनी है। क्या रूल्स हैं 19 में और 19-20 में। 19-20 में जो लिमिट है वो मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। यदि व्यापारी माल और सेवाओं दोनों की या केवल सेवाओं की पूर्ति करता है तो 20 लाख रुपए, जैसे ही उसका टर्नओवर कुल आपूर्ति का मूल्य 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो वो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। किंतु यदि वो केवल माल की सप्लाई करता है, केवल माल की, तो 40 लाख रुपए। ये सिंपल स्टेट में है और विशिष्ट राज्यों में और संघ राज्यों में जो अलग लिमिट है वो आपको मैंने बताई हुई है लास्ट वीडियो में। और अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको रूल और भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ये आपके सामने है। तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 है, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। एक श्री सुराना सूरत में एक कपड़ा व्यापारी है। वह गुजरात राज्य में ही, सूरत गुजरात में आता है, कपड़े की आपूर्ति करता है। वित्तीय वर्ष 19-20 में उसका कुल आवर्त 30 लाख रुपए रहने की संभावना है। वह राजस्थान के व्यापारियों को भी 8 लाख रुपए के कपड़े की आपूर्ति करना चाहता है। कि बताइए कि क्या वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये कपड़े का व्यापारी है, गुजरात राज्य में ही टर्नओवर करता है और उसके जो 19-20 का टर्नओवर है वो 30 लाख रुपए की संभावना है। तो यदि तो अब हमसे ये पूछा गया है कि क्या वो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए उसका जो वित्तीय वर्ष 2019-20 है उसमें उसका कुल आवर्त चूंकि 40 लाख रुपए से कम है, क्योंकि यह कपड़ा व्यापारी है, केवल माल की आपूर्ति करता है, केवल माल की। तो माल की आपूर्ति करने पर यदि उसका टर्नओवर 19-20 में 40 लाख से जब ज़्यादा होगा तभी वो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होगा। फिलहाल उसका जो 19-20 में टर्नओवर है वो 30 लाख रुपए बनने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में वो अभी तक पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि 40 लाख रुपए से कम है। किंतु यदि वह राजस्थान के व्यापारियों को भी 8 लाख रुपए के कपड़े की आपूर्ति करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में ये जो राजस्थान के व्यापारियों को कपड़े की आपूर्ति करेगा तो ये अंतर्राज्यीय आपूर्ति होगी। अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो जैसे ही अंतर्राज्यीय आपूर्ति करेगा, भले ही उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम ही क्यों ना हो, 30 ये और 8 ये 38 लाख हो जाएगा, 40 लाख से कम ही क्यों ना हो। तो जैसे ही वो अंतर्राज्यीय आपूर्ति करेगा ये बोले राजस्थान के व्यापारियों को, वो उसी दिन से 30 दिन के भीतर भीतर पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। तो प्रथम स्थिति में तो वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है। लेकिन अगर वो राजस्थान के व्यापारियों को भी आपूर्ति करता है तो वो अंतर्राज्यीय आपूर्ति होने के कारण उसी दिन पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाएगा और उसको अगले 30 दिनों के भीतर भीतर पंजीकरण करवाना होगा। सेकंड पॉइंट, श्री महेंद्र एक सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कर सलाहकार के रूप में अप्रैल 2019 से जून 2019 के दौरान 19 लाख की फीस प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त वो एक व्यावसायिक फर्म से भी 1.5 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। क्या उनका पंजीकरण के दायित्व उत्पन्न हो चुका है? विवेचना कीजिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सर्विस देता है, सेवा प्रदान कर रहा है, वो कोई माल नहीं बेचता है। सीए उसने सर्विस दी लोगों को और 19.5 लाख रुपए पहले 3 महीनों में फीस प्राप्त की। तो केवल ये सर्विस दे रहा है और सर्विस देने वाले के लिए जैसे ही उसकी आपूर्ति का मूल्य 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए तो वो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि ये 19.5 लाख रुपए 20 लाख से कम है तो अभी तक वो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त वो फर्म में 1.5 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त कर चुके हैं। तो ये जो यहाँ पर उन्होंने सेवा नहीं दी है, यहाँ पर वो वेतन प्राप्त किया उन्होंने। वेतन का मतलब कर्मचारी के रूप में नियोक्ता को जो सेवा दी है वो आपूर्ति की परिभाषा में नहीं आता। एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को जो उसके नियोजन के दौरान सेवाएं प्रदान की जाती हैं
वो आपूर्ति की परिभाषा में नहीं आता, और इसलिए ये जो 1.5 लाख रुपए लिए है ना, ये इसको कंसिडर नहीं करना हमें। तो ये केवल 19.5 लाख रुपए जो है 20 लाख रुपए से कम होने के कारण उसका पंजीकरण का दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है। चलिए आगे। श्री अंकित मोबाइल फोन का आपूर्ति करता है, दिल्ली से माल मंगवाता है और राजस्थान में आपूर्ति करता है। माल की आपूर्ति कर रहा है। अप्रैल 19 से जून 19 तक उसका विक्रय 21 लाख का हो चुका है। क्या वह पंजीकरण के उत्तरदायी है? नहीं है, क्योंकि वो माल की आपूर्ति कर रहा है और वित्तीय वर्ष 19-20 में उसका जो आपूर्ति का मूल्य है वो 40 लाख रुपए से कम है, सॉरी 40 लाख रुपए से कम, इसलिए वो अभी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं हुआ है। ठीक है। इसी तरह से कमल है। कमल एक स्टेशनरी सामान का आपूर्ति करता है। वित्तीय वर्ष 18-19 में उसका कुल आवर्त 18 लाख रुपए था। वित्तीय वर्ष 18-19 में 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 19 तक उसने 5 लाख रुपए के मूल्य की आपूर्ति की। इस वर्ष उसने पुस्तकों की पूर्ति भी प्रारंभ की है और 30 जून तक वह 40 लाख की पुस्तकों की पूर्ति कर चुका है। उसका पंजीकरण करने का इरादा नहीं है, क्योंकि वह सोचता है कि पुस्तकें कर मुक्त हैं। उसे सही सलाह दीजिए। तो 19-20 में उसने 5 लाख रुपए की तो ये जो स्टेशनरी का सामान बेच दिया और 40 लाख की पुस्तकें बेच दी, तो टोटल हो गया 45। भले ही पुस्तकें कर मुक्त हैं, लेकिन जो हम टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं, कुल आवर्त की कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम कर मुक्त वस्तुओं को भी, कर मुक्त माल की आपूर्ति को भी शामिल किया जाता है, गैर कर योग्य को भी शामिल किया जाता है। ये आपको मालूम है, लास्ट डेफिनेशन में हमने उस पर डिस्कस किया था। तो भले ही पुस्तकें कर मुक्त हैं, परंतु वो जो 40 लाख की लिमिट की हम कैलकुलेशन करते हैं माल की दिशा में, तो उसमें कर मुक्त वस्तुओं की आपूर्ति को भी शामिल किया जाता है। तो इसलिए वो पंजीकरण कराने से बच नहीं सकता है, उसको पंजीकरण कराना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कुल आपूर्ति का मूल्य है 40 ये और 5 ये 45 हो चुका है लास्ट वित्तीय वर्ष में, तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इसी तरह से लास्ट पॉइंट है, गुप्ता मैसर्स गुप्ता किराना स्टोर अपना समस्त किसानों एवं अपंजीकृत पूर्तिकर्ताओं से करते हैं। ये माल खरीदता किसानों से और अपंजीकृत से। वित्तीय वर्ष 18-19 में उसका कुल आवर्त 18 लाख रुपए था। क्या वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो लास्ट ईयर ये जो लिमिट है ना 40 लाख वाली, ये 20 लाख रुपए थी लास्ट ईयर का, मतलब 18-19 में। तो 18-19 में उसकी बिक्री 18 लाख रुपए थी, तो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब वित्तीय वर्ष 19-20 में भी उसका आवर्त 30 लाख रुपए है। तो जैसा कि आपको मालूम है 19-20 में ये लिमिट बढ़ गई 40 लाख हो गई है। मैं माल की बात कर रहा हूँ, माल की स्थिति में। तो 19-20 में ये 40 लाख रुपए हो गई है, तो अभी भी ये उसका 30 लाख है, 40 लाख से कम है, तो वो 19-20 में भी पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी नहीं है। पिछले साल भी नहीं था क्योंकि 20 लाख से कम था, और 19-20 में भी नहीं है क्योंकि 40 लाख रुपए से कम है। तो ये आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन आपको ये नीचे दिया गया है सबका, जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं। इनको आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पढ़ते ही आपको ये सारे याद हो जाएंगे और उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है। अब हम इसी तरह से आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए आप लोग। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य के आर ने राजस्थान के भीतर निम्नलिखित आपूर्ति की। आपको निर्धारण करना है कि क्या वह माल और सेवा कर कानून के अंतर्गत तहत पंजीकरण कराने के लिए दायी है या नहीं है। परिवार द्वारा भूमि पर जुताई करके उगाई गई कृषि उत्पाद की राज्य के भीतर की आपूर्ति 18 लाख रुपए। परिवार द्वारा उसने अपनी खुद की भूमि पर फसल उगा के उसको बेचा है, राज्य के भीतर ही 18 लाख रुपए की आपूर्ति की है। केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 2017 की धारा 11 के तहत पूर्णतः माल और सेवा कर से मुक्त माल की राज्य के भीतर की आपूर्ति, मतलब टैक्स फ्री जो गुड्स है उसकी आपूर्ति की 7 लाख की। माल की राज्य के भीतर की आपूर्ति जिस पर वस्तु और सेवा कर की दर 12% है, ये इस पे ये 9.5 लाख रुपए के ऐसे माल की आपूर्ति की है जिस पर टैक्स की रेट 12% है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 3 लाख। तो ये 4 तरह की इसने आपूर्ति की है। हमें ये कैलकुलेशन करनी है कि कैलकुलेशन करनी है कि वो उसको पंजीकरण कराना है या नहीं कराना। तो देखिए ये 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहा है वर्ष, यानी कि 18-19 में। ये वित्तीय वर्ष कौन सा हुआ? 18-19। 18-19 में जो लिमिट थी वो 20 लाख रुपए थी। 20 लाख रुपए से यदि ज़्यादा की आपूर्ति हो जाती है तो उस व्यापारी को या उस जो भी है उसको पंजीकरण करवाना जरूरी है।
तो उस 20 लाख की लिमिट में हमें क्या क्या शामिल करना है, कर मुक्त मालों की बिक्री, कर योग्य मालों की बिक्री या आपूर्ति, और इसको ध्यान में रखना है। तो इसने ये जो गैर कर योग्य उसको भी लेना है। गैर कर योग्य में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति आती है। कर मुक्त माल ये वाला कर मुक्त है, सेकंड वाला कर योग्य ये है, तो इन सबको ले लेंगे बीच में। लेकिन ये जो परिवार द्वारा भूमि पर जुताई करके उगाई गई कृषि उत्पाद की राज्य के भीतर की आपूर्ति, ये जो है ना 18 लाख रुपए, इसको लेना है नहीं लेना, तो इसे नहीं लेना है, इसे नहीं लेना है, क्योंकि किसान द्वारा स्वयं की भूमि पर जो जुताई करके या वो फसल बो के जो उसको मार्केट में वो जब उसकी सप्लाई करता है, बेचता है, तो उसको कंसीडर नहीं किए करना है। तो केवल ये तीन लेंगे हम, 7 लाख, 9,50,000 और 3 लाख। इन तीनों का टोटल बनता है 19,50,000। ये इसका सॉल्यूशन ये आपके सामने है। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टर्नओवर 7 लाख, 9,50,000, 3 लाख, टोटल हो गया 19,50,000। और ये 20 लाख रुपए से कम है, 20 लाख रुपए से कम है, तो इसको जीएसटी कानून के तहत पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस आशय के लिए उसका कुल लाभ 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है। ठीक है, तो टिप्पणी पढ़ लेते हैं अपने। किसान के परिवार द्वारा जमीन की जुताई से प्राप्त की गई कृषि उत्पाद की राज्य के भीतर की आपूर्ति वस्तु और सेवा कर के अधिग्रहण से कर मुक्त है, परंतु धारा 22 के उद्देश्यों के लिए इसे कुल आवर्त में शामिल किया जाए या नहीं, यह विवाद का विषय है। इसे कुल आवर्त में सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि अधिकांश विद्वानों ने इसी मत के पक्ष में तर्क दिए जो कि उचित प्रतीत होते हैं। तो इसको कंसिडर नहीं करना है, इसको शामिल नहीं करना है। बाकियों को शामिल करेंगे, बाकियों को शामिल करना चाहिए वो कर मुक्त माल की बिक्री हो या गैर कर योग्य, ये जो लेकिन जो वो लिमिट है हमारी 20 लाख, उसकी कैलकुलेशन में हम सभी प्रकार की मालों की बिक्री को शामिल करते हैं। ये हम थ्योरी वाले इसके जो पिछला वीडियो था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से धारा 22 के लिए कुल आवर्त की परिभाषा में कर मुक्त आपूर्ति को भी सम्मिलित किया जाता है, अतः धारा 11 के तहत 9,50,000 रुपए की कर मुक्त आपूर्ति को भी सम्मिलित किया गया है। यद्यपि पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर जीएसटी अधिनियम के तहत कर का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, परंतु कर मुक्त आपूर्ति की परिभाषा में गैर कर योग्य आपूर्ति को भी सम्मिलित किया गया है, अतः पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को भी कुल आवर्त में सम्मिलित किया गया है। तो ये आपके सामने है। अब हम ये इन दोनों एग्जांपल्स को आप एक बार खुद करके देखें, कम से कम 2 या 3 बार करें, तो आपको सारे पॉइंट टिप्स पे याद हो जाएंगे। फिर आप इनको खुद अपनी बार करके देखें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आगे वाले एग्जाम्पल करेंगे, तो आप इनको क्वेश्चनों को दोबारा से रिपीट करें एक बार, और इसी वीडियो के लास्ट में आपको जो क्वेश्चन है किताब में वो भी दिए गए हैं, वो उन आपको खुद अपने आप करने हैं। ये देखिए ये वाले, पहले आप एग्जाम्पल कीजिए, फिर उन्हीं में से ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स।